जिन्होंने इस देश की महिलाओं की स्थिति बदली हो, जिन्होंने इस देश के शूद्रों की स्थिति बदली हो, जिन्होंने यहाँ के दलित आदिवासियों की स्थिति बदली हो, जिन्होंने यहाँ तक भी जो हमारा फोर्स खड़ा हुआ है या जो नौकरियों पे लोग हैं, इन सब की स्थितियां बदली हो, ऐसे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा दंडवत प्रणाम। और अब मेरा दंडवत प्रणाम उस महामानव को है जिसने भारत की सरजमी पर पैदा होकर भारत के अछूतों को ये बताया कि राजनीतिक सत्ता कैसी होती है। राजनीतिक सत्ता को बिना पैसे के, बिना सामंती व्यवस्था के खींच कर आप लोगों के कदमों में डाल दिया। ऐसे महामानव अपने गुरु मान्यवर काशीराम साहब को भी पूछिए, क्या हम जिंदा है? हम जिंदा नहीं है, तो जिंदा होने का प्रमाण दीजिए। जिंदा हो तो जिंदा नजर हो। और अगर आप लोगों को सुनने में अच्छा लगा तो फिर 11वीं 12वीं मिनट भी लूंगा, क्योंकि कड़वे लोग हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग बताते हैं कड़वे लोग हैं और सच्चाई से अवगत कराने के लिए आया हूँ। माइक की आवाज सही नहीं थी तो मुझे लगा कि मैं अपने लोगों को अपनी बात नहीं बता सकता। ठीक है, और दाई ने गला बहुत बड़ा दिया है। जब बोलना शुरू करूंगा तो सब तक आवाज जाएगी। आज सबसे पहले तो इस धरती के महापुरुष महामानव मदारी पासी जी की भूमि को नमन करता हूं, नतमस्तक करता हूं सबसे पहले। और एक लाइन में भारत में जन्मे वो महापुरुष, वो संत महापुरुष, वो हमारे गुरु जिन्होंने समता समानता की बात की है, जिन्होंने न्याय और समृद्धि की बात की है, जिन्होंने इस देश में प्रत्येक वर्ग प्रत्येक जाति को एक समान माना है। ऐसे सारे महापुरुषों को नमन और नतमस्तक होता हूं। सबको एक साथ नमन और नतमस्तक होने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि भारत के अंदर हमारी अनेकों जातियां निवास करती हैं। जैसे साहब काशीराम साहब भी कहा करते थे कि 667 कुछ जातियों को मिला करके मैं बहुजन समाज का निर्माण करना चाहता हूं। इसीलिए सारे महापुरुषों को मैंने एक लाइन में लिया और सबको नतमस्तक हो गए, सबको मैंने नमन कर। अब दो ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश की महिलाओं की स्थिति बदली हो, जिन्होंने इस देश के शूद्रों की स्थिति बदली हो, जिन्होंने यहाँ के दलित आदिवासियों की स्थिति बदली हो, जिन्होंने यहाँ तक भी जो हमारा फोर्स खड़ा हुआ है या जो नौकरियों पे लोग हैं, इन सब की स्थितियां बदली हो, ऐसे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा दंडवत प्रणाम। और अब मेरा दंडवत प्रणाम उस महामानव को है जिसने भारत की सरजमी पर पैदा होकर भारत के अछूतों को ये बताया कि राजनीतिक सत्ता कैसी होती है। राजनीतिक सत्ता को बिना पैसे के, बिना सामंती व्यवस्था के खींच कर आप लोगों के कदमों में डाल दिया। ऐसे महामानव अपने गुरु मान्यवर काशीराम साहब को भी दंडवत प्रणाम। अब कोई भाई ताली नहीं बजाएगा, सिर्फ मेरी बातों को सुनेगा। मैं नेता नहीं हूँ। अभी हमारे भाई ने, हमारे छोटा भाई सिकंदर ने भी बहुत अच्छा स्पीच दी। आवाज ना आने के कारण शायद पूरी ना पहुंच पाई होगी, और हमारे साथी बहुत सारे रह गए हैं जो अच्छे स्पीकर हैं। मैं सिर्फ आपको भीम आर्मी को समझाने आया हूँ, भीम आर्मी को बताने आया हूँ। भीम आर्मी क्या, ये समझाने आया हूँ। बिल्कुल जैसे मैं आज उदाहरण लूंगा पुलिस वालों का, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे, मेरे दादाजी पुलिस में थे। ये जो वर्दी पहने हुए हमें लोग दिख रहे हैं, इसके पीछे इन्होंने वर्दी पहनने से पहले कितनी मेहनत की होगी इसका अंदाजा है? हम नहीं लगा सकते, लेकिन वाकई खूब मेहनत की होगी, इसलिए आज ये लोग वर्दी पहन के यहाँ खड़े। अब मैं आपको फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा की ओर लेकर के चलूंगा। मैं बताऊंगा आपको कि जो लोग सिद्धांतिक नहीं होते, जो लोग अपने सिद्धांतों पर नहीं चलते, उनकी बेटियों के साथ गलत होता है, उनके बुजुर्गों के साथ गलत होता है, उनके पूर्वजों के साथ गलत होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि किसी समाज की समृद्धि और उन्नति जाननी हो कि वो समाज कितना शिक्षित है, कितना उन्नत है, तो उस समाज की जाकर के महिलाओं से मिलो। अगर उस समाज की महिलाएं उन्नत और शिक्षित हैं तो ये समझो वो समाज उन्नत और शिक्षित हो सकता है, अन्यथा उस समाज के उन्नत और शिक्षित होने का कोई फायदा नहीं। और क्योंकि ये भारत का परिवेश है, यहाँ पर धर्म शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है, ये देश जातियों का, धर्मों का देश है, जहाँ मानवता बाद में आती है, पहले जाति और धर्म सामने आता है, तो ये उसका देश है। अब हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग कौन है, हम लोग, हमारे पूर्वज कौन थे, हम लोग कहां से आए हैं, और आज दर बदर की ठोकरें खाते हुए लोगों को क्यों जगाते घूम रहे हैं। राजनीतिक परिवेश अलग हो सकता है,
मेरा भी राजनीतिक परिवेश हो सकता है, आपका भी अलग अलग राजनीतिक परिवेश हो सकता है, लेकिन समझना पड़ेगा कि वो राजनीतिक परिवेश हमें कहाँ ढालना है, कहाँ लेकर के जाना है। अगर हम वाकई भारत के नागरिक हैं, वाकई भारत के नागरिक हैं, जैसे भी हमारे छोटे भाई सिकंदर ने कहा कि जो भारत माता की जय करता है वो वाकई भारत के सबसे बड़े दुश्मन है। यह सत्यता है। अगर हम वाकई भारत के नागरिक हैं तो भारत के भविष्य के विषय में सोचना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आप नेशनल पॉलिटिक्स ना जानते हो सकता है आप क्षेत्रीय राजनीति सही से ना जानते हो सकता है आप प्रदेश की राजनीति सही से ना जानते हो, लेकिन सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वही समय दोबारा रिटर्न किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी, पुराने लोग जानते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सब लोग जानते होंगे। सीधी भाषा में मैं बता दूं, जैसे भारत में अंग्रेजों को स्थापित किया गया था, अंग्रेज यहाँ पर आए थे, व्यापार के नाम पर आए थे। आज देश की वही परिवेश, वो स्थिति है। देखिए, रेलवे को व्यापारीकरण कर दिया गया, BSNL को व्यापारीकरण कर दिया गया। इस देश की सारी व्यवस्था को धीरे धीरे कहां लेके जाया जा रहा है? व्यापार के परिवेश में किसी देश की सारी व्यवस्थाएं व्यापारी वर्ग के अधीन हो जाए और फिर ये देश गुलामी की ओर अग्रसर हो। ये भारत का भविष्य है, लिख लीजिए जो मैं कह रहा हूं। अगर ये ना हुआ, हम ना जागे और ये कारवा ऐसा ही चलता रहा, देश को बिकने की कगार पर चलता रहा, तो इस देश की जल जंगल जमीन सब लोग बिक चुकी होगी, बिल्कुल बिक चुकी होंगी। और फिर रोते पीटते रहना, फिर शहीद आजम भगत सिंह पैदा करना, फिर बिजली पासी पैदा करना, फिर उधम सिंह पैदा करना, फिर चंद्रशेखर आजाद पैदा करना, फिर दोबारा से शफाकुल्ला खां पैदा करना देश की आजादी की लड़ाई के लिए, फिर करना पैदा। लेकिन मुझ जैसे लोग जाग चुके हैं, मुझ जैसे लोगों ने समझ लिया है भारत का राजनीतिक परिवेश क्या। मैंने समझ लिया है। मैं जैसे आज यहाँ पर आते ही सबसे पहले मदारी पासी का नाम लिया। जो लोग उनको पढ़े होंगे, जो लोग उनको जानते होंगे, उनको पता होगा जब उन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया तो भारत के अंदर सामंती ताकतों के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू हुआ, और सिर्फ 2 वर्गों में आंदोलन था, किसी जाति और धर्म का आंदोलन नहीं था। ये 2 वर्गों का आंदोलन था, एक सामंतियों का और एक किसानों का और मजदूरों का, जो मदारी पासी ने यहां से स्थापित कर इस पूरे क्षेत्र में चारों ओर घुमाया। हम उन चीजों को भूल चुके हैं, हम भूल चुके हैं। किस लिए? बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान के तहत जो हमारे अधिकार है, वहां से मलाई चाटकर, नौकरियां लेकर, अच्छे अच्छे बिजनेस कर हम इन चीजों को भूल चुके हैं। हम सो रहे हैं पड़े हुए, बिल्कुल सो रहे हैं पड़े हुए। आज देश को प्राइवेट किया जा रहा है। किस लिए? यहाँ के दलित आदिवासी पर जो आरक्षण का छोटा सा टुकड़ा है, बिल्कुल पूना पैक्ट पढ़िएगा। आज भारत के अंदर अगर यहाँ के आदिवासियों के दलितों की लड़ाई होनी चाहिए थी, यहाँ के बैकवर्ल्डों की लड़ाई होनी चाहिए थी, तो पूना पैक्ट को पुनः स्थापित कराने की लड़ाई होनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। हम छोटे से रिजर्वेशन को बचाने में लगे हुए हैं कि रिजर्वेशन कैसे बचे, वो भी चंद लोग, पूरा समाज नहीं, चंद लोग बचाने के लिए लगे हुए हैं। हम जैसे पढ़े लिखे बेवकूफ लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग जो यहाँ बैठे हुए वो लगे हुए हैं, वरना आज बहुत सारे लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होंगे। ठीक है, वो छोटा सा रिजर्वेशन है, इतना सा। आप समझिए, ये रिजर्वेशन को क्यों खत्म कर देना चाहते हैं कि जो छोटी छोटी नौकरियां, 4th क्लास नौकरी, 3rd क्लास नौकरी और 2nd क्लास नौकरी में छोटी छोटी नौकरियां हमें मिलती है। 1st क्लास की नौकरी में तो रिजर्वेशन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो ये 2-3 टाइप की नौकरी हमें मिलती है, झाड़ू सफाई का काम जो हमें मिलता है, पुलिस विभाग में जाकर डंडा उठाने का काम जो हमें मिलता है, हमें जो लिखा पढ़ी का बाबू का काम मिलता जाता है, जो टाइप करने का काम मिल जाता है, ये उसको भी हमसे छीन लेना चाहते हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि इन छोटी छोटी नौकरियों के बल पर आज मुझ जैसा एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा यहाँ चीख चीख कर दौड़ रहा है और ये जहां जाता है वहां दौड़ता है। सिर्फ इसलिए हमें अपनी क्षमता का आकलन करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा हमें चलना किस ओर है। जिंदा है? अपने दिल पर हाथ करके पूछिए, क्या हम जिंदा हैं? हम जिंदा नहीं है। तो जिंदा होने का प्रमाण दीजिए। जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, छोटी बड़ी घटनाओं पर उठो, खड़े हो, आवाज उठाओ। आज भीम आर्मी को पूरे देश में सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि अगर कहीं रेप होता है तो पुलिस से पहले भीम आर्मी खड़ी होती है, सिर्फ इसलिए जाना जाता है। कहीं किसी की जमीन छीनी जाती है, किसी की हत्या होती है, किसी को नाजायज सताया जाता है, किसी बेटी के साथ गलत होता है, तो वहां भीम आर्मी प्रशासन से पहले पहुंच जाती है। वरना इस देश की सामंती व्यवस्था ऐसी है, इस देश की सामंती व्यवस्था ऐसी है। हाथरस की बेटी 6-7 दिन लगातार सिविल हॉस्पिटल हाथरस में पड़ी रही। भीम आर्मी जब तक एक्टिव नहीं हुई तो उसका सही से इलाज तक नहीं हुआ। ये व्यवस्था है यहाँ की।
यहाँ पर गलत काम सही काम सारे जातियों को देखकर किए जाते हैं। यहाँ व्यक्ति की क्षमता का आकलन नहीं किया जाता। उसी व्यवस्था को बदलने का नाम भीम आर्मी है दोस्तों। उस व्यवस्था को हम बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि जो लोग उल्टी धारा में बहना जानते हो, जो व्यवस्था के विपरीत चलना जानते हो, जो ये चीजें जानते हो कि उनके बुजुर्गों ने, महापुरुषों ने क्या किया है, वो वाकई इस देश की व्यवस्था बदलेंगे। और हमें खुद पर पूरा विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं, फूले पेरियार को पढ़ते हैं, सतगुरु रैदास को पढ़ते हैं, गुरु नानक संत कबीर को पढ़ते हैं, बिजली पासी को पढ़ते हैं, उदय देवी पासी को पढ़ते हैं, इन सबको पढ़ते हैं। तो हमें लगता है कि अब हम ही वो लोग हैं जो इस देश की ये जो व्यवस्था है इसको तार तार करके इस व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे। ये जो उच्च नीच की व्यवस्था है, ये जो धर्म के आधार पर हत्याएं की जाती है, जो 100 ग्राम मीट पर मुसलमानों को मार दिया जाता है। अभी भी त्रिपुरा में, क्योंकि वहां चुनाव आने वाले हैं, यूपी का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, त्रिपुरा में हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है। पूरी तरीके से वहां के मुसलमानों के घरों को फूका जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं, हो सकता है कि व्यक्ति गलत हो, मैं बिल्कुल कहता हूं हर समाज में 1-2 व्यक्ति गलत जरूर होता है। क्या एक व्यक्ति के गलत हो जाने से पूरा समाज गलत हो जाता है? नहीं होता ना। तो जो गलत है सजा उसको मिलनी चाहिए, उसके समाज को नहीं। जहाँ देश में आज व्यवस्था होनी चाहिए थी शिक्षा और चिकित्सा की, फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा की, जहाँ व्यवस्था होनी चाहिए थी लोगों के उत्थान की। इस देश की सबसे बड़ी समस्या किसी को है तो इस देश के जवान, किसान और मजदूर को तो समस्या है। भाई मजदूर 300 रुपए की मजदूरी करेगा, छोटा किसान पे थोड़ी बहुत 10-20 बीघे जमीन होगी, और जो 4th क्लास कर्मचारी है, जो जवान जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, उसकी तनख्वाह 20-30 हजार रुपये होगी। कॉन्वेंट स्कूल की फीस जानते हैं कितनी है? एक बच्चे की कम से कम 10,000 रुपये कॉन्वेंट स्कूल की फीस है। 10,000 रुपये, समझ रहे? तो कॉन्वेंट स्कूल में किसका बच्चा पढ़ेगा? मेरा तो नहीं पढ़ पाएगा, आपका तो नहीं पढ़ पाएगा, ये खड़े इनका भी नहीं पढ़ पाएगा। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा किसका पढ़ेगा? उस सामंती व्यवस्था के व्यक्ति का, जिसकी महीने की इनकम लाखों करोड़ों रुपए है। हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है।